बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे, और यकीनन बहुत सारी चीज़ों से आप लोग वाकिफ़ भी होते हैं, लेकिन मैं तो नहीं। लेकिन मेरे साथ प्रोग्राम में ऐसे लोग बैठते हैं जो बहुत बेहतर बात करते हैं, बहुत बेहतर जानकारी रखते हैं, अवेयरनेस होती है उनको उन इश्यूज़ के हवाले से। एक तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच LOC में कुछ बेहतरी आई है, और जब पिछले हफ्ते में DGMOs के बीच में बातचीत हुई थी तो उसके बाद कुछ आसार ऐसे नजर आए हैं कि शायद अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन शायद थोड़ी सी एक चीज हमें नजर आई है बहुत लंबे अरसे के बाद। तो इसके ऊपर बात करेंगे, चाइना और हिंदुस्तान के बीच जो मामलात हैं उसको डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सोसाइटी से रिलेटेड। और इन सारी चीज़ों के ऊपर जो बात करेंगे, आज एक दफ़ा फिर हमें हमारे ऑनरेबल गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं, आप सबके जाने पहचाने कर्नल दानवीर सिंह साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग द शो। जी जी, वेलकम वेलकम। थैंक यू। सर, शुरू करते हैं। अगर हम LOC से बात कर लें तो लास्ट वीक DGMOs के बीच में बातचीत हुई हॉटलाइन के ऊपर, और उन्होंने कहा कि जो प्रेस रिलीज जारी हुई पाकिस्तान में ISPR की तरफ से, उन्होंने कहा कि बड़े खुशगवार माहौल में हमारी बातचीत हुई, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम मजीद भी करेंगे बात, कि हम उसको बेहतर करें और जो सीज फायर है उसको हम वायलेट ना करें, ना वो लोग करें और ना हम लोग करें। आपकी क्या नजर है एज ए सोल्जर, क्योंकि आप ज्यादा करीब से ये सारी चीजें देख चुके हैं, आप गुजरे हैं, तो क्या नजर आ रहा है कि आया ये हो जाएगा या पहले भी होता रहा और मतलब बिजनेस एज यूजुअल फिर चल रहा होता है, आपकी तरफ से भी फायरिंग, हमारी तरफ से भी फायरिंग, और सिविलियंस की कैजुअलिटीज हो रही होती हैं? देखिए, इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर तो 1948 से लेकर आज तक पता नहीं कितनी बार हुए हैं। और लेकिन मेरे को लग रहा है कि अब सिचुएशंस थोड़ी चेंज हो रही हैं, थोड़ी समझ आ रही है। और एज एन इंडियन मैं बात करूँ ना, तो हमें ये लगता है कि पाकिस्तान को अब ये चीज समझ आने लग गई है। मैंने कल ही एक प्रोग्राम किया था विद वन ऑफ द लीडिंग चैनल्स इन इंडिया। मैं आपको लिंक भी भेजूंगा उसका। उसमें हमने ये बात करी थी, हमने एक एनालिसिस किया था कि एक सीज फायर वायलेशन के अंदर कितना खर्च आता है, और हमने अंदाजा लगाया अपनी फौजी नॉलेज के हिसाब से और बाकी सब इधर उधर से पता करके कि एक सीज फायर वायलेशन में करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपया खर्च हो जाता है। छोटा सा नॉर्मल सा सीज फायर वायलेशन हो, और बड़ा सीज फायर वायलेशन हो तो उसमें तो बहुत सारे रुपए खर्च होते हैं। और इंडिया का लास्ट ईयर जहां पे 3,000 कुछ सीज फायर वायलेशन हुए, तो हमने अंदाजा लगाया है कि इंडिया ने तकरीबन 15,000 करोड़ रुपया जाया किया। तो जब इंडिया ने इतना पैसा जाया किया है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने भी इतना ही जाया किया होगा। और क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी आधी है तो ये मान के चलें कि 30,000 करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे। तो एक समझ पाकिस्तान के अंदर भी आ रही है कि ये जंग जो है इससे कोई फायदा नहीं है, इससे कुछ, एक तो हासिल कुछ नहीं हो रहा है। या तो आप कुछ इलाकों पे कब्जा कर रहे हो, या आप कोई एक पॉलिटिकल आपका जो एम है आपको उससे सेटल हो रहा हो, तो इससे कुछ भी नहीं हो रहा सिवाय गोले इधर से उधर जाने के। और कुछ नहीं हो रहा। कुछ फौजी मर रहे हैं और कुछ सिविलियन मर रहे हैं। तो सिविलियन जान माल का नुकसान हो रहा है, फौजियों का जान का नुकसान हो रहा है। और फौज में कौन जाता है? कोई बड़े बड़े सियासतदान है, इनके तो बच्चे जाते नहीं है। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे जो है वो फौज में जाते हैं, अपर क्लास के भी नहीं जाते फौज में। तो एटलीस्ट हमारे यहाँ तो ये है, आपके यहाँ पता नहीं, आपके यहाँ तो फिर रूरल क्लास है तो इसलिए तो वो अलग चीज होगी। बट हमारे यहाँ तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास का कोई बच्चा फौज में नहीं जाता। तो नुकसान तो गरीब आदमी का ही हो रहा है। और ये चीज रियलाइज हो रही है मेरे ख्याल से पाकिस्तान में बहुत अच्छी तरह हो रही है, क्योंकि काफी सारे कर्जे लिए हुए हैं और ये वो। तो अगर उस तरीके से देखें तो 30,000 करोड़ रुपए एक साल के अंदर जाया होना एक बहुत बड़ी रकम है। और इसी के चलते पाकिस्तान ने सीज फायर किया है, एंड हम उसको वेलकम करते हैं। हम हमेशा से सीज फायर के लिए, पीस के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। और
अब उम्मीद एज एन इंडियन हमें यही है कि जो सीज फायर वायलेशंस जो भी हुए, और जो मेरा खुद का तजुर्बा भी है, मैं सुनी हुई बात नहीं कर रहा हूँ, जब भी कभी पाकिस्तान साइड से जो ट्रैक व्रैक चलते हैं ये इन्फिल्ट्रेशन के, तब ये ड्रामा शुरू हो जाता है। और आई होप इस पे भी थोड़ी लगाम लगाएंगे आपके हुक्मरान, क्योंकि उनको अब समझ में तो आ गई है कि ये गेम तो गड़बड़ है और इस दलदल से निकलना है, और धीरे धीरे कोशिश भी कर रहे हैं। उनकी तारीफ भी करनी चाहिए, दे आर डूइंग ए गुड जॉब, दे हैव रियलाइज्ड इट। जैसे बड़े बड़े ये टेररिस्ट लीडर्स जो हैं अभी जेल में हैं, फिर ये इंडिया के साथ में सीज फायर की बात है, तो कहीं ना कहीं रियलाइजेशन तो है। अब आई होप ये जेन्युइन रियलाइजेशन हो, और ऐसा ना हो कि जब थोड़े हालात ठीक हुए, जब फिर से खड़े होने लगे तो फिर से लड़ाई शुरू कर दी। ऐसा, क्योंकि अभी तक तो ऐसा ही हुआ है कि जब लड़ाई में हार गए तो चुप हो गए, उसके बाद में फिर खाना पीना खाया, तगड़े हुए और फिर लड़ाई शुरू कर दी। तो लेट्स सी कि क्या होता है। लेट्स बी बिल्कुल पॉजिटिव। बिल्कुल सही है करण साहब। जो एक आपने बात की कि बहुत सारे लोग जेलों में हैं, मैं आपको बता दूं मर्दान का नया जेल जब बना आज से 2-3 साल पहले, तो मैंने एक दो उसके विजिट्स किए। तो खैर मतलब वो सारी चीजें तो मैं नहीं वो बता सकता, बट ये कि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे जो आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे उस जेल के अंदर भी बंद है। हरिपुर एक हमारा बहुत बड़ा जेल है खैबर पुख्तनख्वा का, तो वहां जी पर इन दोनों जगहों पे मतलब मोर देन 300 लोग ऐसे हैं जो बड़े डेंजरस किस्म के हैं, तो वो बंद है। और वो वही लोग हैं जिनका आप लोग जिक्र करते रहते हैं कि यार ये फलां से हैं, फलां से हैं, फलां से हैं। ये मैं उन लोगों के बता रहा हूं नंबर, ये मैं किसी और का नहीं बता रहा। जो बाकी ड्रग्स व्रग्स और यहाँ लोकली चीजों में इन्वॉल्व हैं वो और हैं। तो मतलब मैंने जब देखा तो मुझे यकीन करें मतलब एक 6 माह पहले फिर मेरा इत्तेफाक हुआ जाने का, तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस चीज की कि अच्छा है कि इस तरह के लोग, क्योंकि ये दो जगहों के मैं आपको बता रहा हूं। अब बाकी जगहों पे भी होंगे यकीनन, ऐसा नहीं है, क्योंकि पंजाब भी बहुत बड़ा सूबा है, सिंध में भी होंगे, माइट भी पॉसिबल कि इन बलूचिस्तान भी हो। तो ये चीजें हो रही है और आप बड़े होपफुल है। मैं यही कहूंगा कि खुदा करे कि ऐसा हो कि जो आपकी उम्मीद है और बल्कि हम सब की उम्मीदें हैं वो ऐसी ही कायम रहे जिस तरह हम अभी इस वक्त होपफुल हैं। सर एक चीज मतलब हमने ये कह दिया कि अभी हॉटलाइन के ऊपर हमारी बात होगी और हमने ये चीजें रोक दी। ये मतलब क्यों हम नहीं करते ऐसा? बहुत सारे ममालिक के बीच में ऐसे क्लैशेस होते होंगे, सिर्फ हमारे और आपके बीच में नहीं है। हम ये बातचीत वाला रास्ता क्यों बंद कर देते? मतलब डीजेमोस की लेवल की बात कर रहा हूं, ये नहीं करता कि नरेंद्र मोदी जी जो है इमरान खान साहब को क्यों फोन नहीं करते या इमरान खान साहब उनको क्यों फोन नहीं करते, वो एक अलग इशू है। लेकिन मिलिट्री टू मिलिट्री बात कर रहा हूं, हालांकि इनके तो सुना है कि हर टाइम राब्ते होते हैं, जंग के दौरान हो या ऐसे हो। जब पुलवामा का हुआ और जब 27 फरवरी का वाकया हुआ और जो यहाँ आप लोगों के जहाज आए उन्होंने अटैक किया, तो ये सारी चीजों के ऊपर उस वक्त बीते। तो क्यों हम राब्ते क्यों तोड़ देते हैं? हम बातचीत क्यों नहीं करते इस चीज के ऊपर? बेशक हम उस वक्त जंग भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह होती है? पॉलिटिकल प्रेशर होता है या कुछ और? देखिए, जब हालात बिगड़ जाते हैं तो एक नैरेटिव बन जाता है, और ऐसे नैरेटिव में जो भी मुल्क बातचीत करने जाएगा उसको कमजोर माना जाएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स इन द रियल वर्ल्ड। हम्म। और ये कहना कि, या ये मानना कि अभी डीजीएमओ लेवल पर बात हुई है, इसमें इमरान खान की सहमति नहीं थी या मोदी साहब की सहमति नहीं थी, ये गलत है। विदाउट एटलीस्ट इन इंडिया, विदाउट पॉलिटिकल यस, फौज एक एक कदम नहीं हटा सकती, हिल नहीं सकती फौज, अपनी मर्जी से एक बात नहीं कर सकती, चू नहीं कर सकती, जब तक पॉलिटिकल मास्टर्स उनको एक डायरेक्शन ना दे। और ये काम कैसे होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मिनिस्ट्री से रिटन में आता है कि आपने क्या बात करनी है। ये भी नहीं है कि हाँ जी की हाल चाल है जी, कैसे, ये वाला ड्रामा नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली रिटन कि आपने ये बात करनी है। बीच में आप मुस्कुरा सकते हैं, हंस सकते हैं, वो कर, दैट इज अ डिफरेंट इशू, क्योंकि दो इंसान बात कर रहे हैं, बट फालतू इधर उधर से बात नहीं होती है। तो एटलीस्ट इंडिया की तो फंक्शनिंग के बारे में मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर तो विदाउट पॉलिटिकल नॉट, इंडियन आर्मी एक कदम तो बहुत बड़ी चीज होती है, मतलब ये हिल नहीं सकती। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स इन इंडिया। एंड तो ये एक पॉलिटिकल हरी झंडी के बाद ही ये कार्रवाई हुई है। और डीजीएमओ के बीच में हर मंडे को बात होती है, और लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर लेवल पर,
और लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर शायद महीने में एक बार बात होती है, तो ऐसा मैकेनिज्म है। और चाहे कितनी भी लड़ाई जंग हो जाए, इनके बीच में आपस में बात होती है, बात रहती है। सो एक फौज का एक अलग ही सिस्टम है बात वो मतलब काम करने का। और जंग के दौरान भी कभी-कभी डेड बॉडीज इधर से उधर हो जाती हैं, तो उनको भी एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है। तो वो सब ये चीजें होती हैं और सो दैट इज हाउ इट इज। ओके, राइट, सही है। जो आप बात कर रहे हैं इस हवाले से कि ये राब्ता रहता है, और मेरे ख्याल में ये कायम रहेगा अभी इसके ऊपर, क्योंकि स्टेटमेंट्स फॉरेन मिनिस्टर के हमारे भी मैंने 2-3 स्टेटमेंट्स सुनी हैं अभी पिछले 2-4 दिनों में, तो वो काफ़ी चेंज नज़र आ रही हैं चीज़ें। इमरान खान साहब भी, और इसके अलावा जो हमारे चीफ है कमर जावेद बाजवा साहब, तो उनके भी बयानात जो 2 महीने सुने, तो ऐसा लग रहा है कि वो भी शायद अब सोचने लग गए कि यार अब पैसे शायद इतने नहीं है कि हम सीज फायर वायलेशन करें उस तरफ से या इस तरफ से। सर, एक चाइना के साथ जिस तरीके से आप लोगों का अभी भी चल रहा है, आई मीन टू से कि डायलॉग्स चल रही हैं, लेकिन चीजें सेटल डाउन हो रही हैं। हालांकि मैंने देखा कि वहां आपके यहाँ से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की कि जमीन दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया, फलां कर दिया, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन सेटल डाउन चीजें हो गई हैं चाइना के साथ, प्रेशर के बावजूद, जो अपोजिशन का प्रेशर था। तो एक तो ये मतलब इसके बारे में आपने बताना है कि जो लोग बातें कर रहे थे कि इतनी 1500 किलोमीटर दे दिया, तो कोई कह रहा था 2000 किलोमीटर दे दिया, इसमें क्या सच्चाई है? मतलब ये आया है कि ये बस सिर्फ उसको अपना पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए सारी बातें कर रहे थे, और आगे क्या, इन फ्यूचर क्या नजर आ रहा है कि चाइना के साथ मतलब कूल डाउन हो गई हैं चीजें, या फिर ऐसा हो सकता है जो लास्ट ईयर जून में हुआ था? देखिए, खैर पॉलिटिकल बातों में तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि वो तो पॉलिटिकल बातें तो आपको भी पता है कैसे होती हैं। जी। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो स्टेटस को एंटी था 5 मई का पिछले साल का, वो अचीव हो गया है सदर्न लद्दाख में। और जहां के अंदर चाइना एक तरफ से घुसा था और दूसरी तरफ से हम चाइना में घुस गए थे। तो अब दोनों सेटल हो गए हैं, तो चाइना हमारे इलाके में या हमारे परसेप्शन में घुसा था, वो वापस चला गया है, और हम चाइनीज परसेप्शन में घुसे थे, हम भी वापस आ गए हैं। तो ये एक म्यूचुअली एग्रीड सेटलमेंट हो गया है। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है इन द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिस्ट चाइना कि चाइना अगर किसी मुल्क में घुसा है और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, वहां से उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उखाड़ के और वो वापस गया है। So this is the point to be noted that this has happened for the first time. And चाइना किसी खुशी से नहीं गया है। चाइना को ये पता लग गया था कि इस बार अगर वो सेटल नहीं करेगा ये चीज, तो इस बार जंग बड़ी शदीद हो जाएगी। और वो हिंदुस्तान की तो खैर नुकसान जो होगा होगा, बट उसमें चाइना का कोई मफाद नहीं है, क्योंकि चाइना, देखिए ये बहुत जरूरी है समझना कि वो मुल्क चाह क्या रहा है। वो मुल्क हिंदुस्तान से कोई लॉन्ग टर्म दुश्मनी नहीं चाह रहा है। उसकी इंडिया के साथ में एक लिमिटेड किस्म की राइवलरी है। जो मेन राइवलरी उसकी है वो अमेरिका के साथ में। और अगर वो इंडिया के साथ में उलझ जाएगा उस लेवल पे, तो वो यहीं पर ही कमजोर हो जाएगा और बड़े दुश्मन से नहीं लड़ पाएगा। तो वो अपना वो फोकस नहीं छोड़ना चाहता है। उसको ये लगा कि अब इंडिया जो है बहुत वो हो गया है, सीरियस हो गया है, तो फिर उसने बातचीत का रास्ता इख्तियार किया। और ये जब पता लगा, जब 29 और 30 की और रात को, अगस्त की रात को, जब इंडियन आर्मी ने कैलाश रेंजेस के ऊपर कब्जा कर लिया और जब चाइनीज का पूरा मोल्डो गैरिजन चारों तरफ से जब घिर गया, तो सिचुएशन बिल्कुल उल्टी हो गई। एंड उसके बाद से फिर चाइनीज जो है सीरियस नेगोशिएशन करने के लिए बैठ गए। उससे पहले अगर आप जाएंगे तो फिंगर 4 एरिया में उन्होंने तो अपनी पूरी पोस्टें बना ली थी, ट्रुप्स के रहने की बैरकें बना ली थी, और क्योंकि एक बहुत बड़ा लेक है, वहां पर एक जेटी बना ली थी जिसमें आर्म्ड बोट्स आके एंकर कर गई थी। वहां पे बिजली का और कम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर लिया था, फाइबर ऑप्टिक्स केबल भी ले करी थी, और बहुत सारी एक्टिविटी करी थी। तो वहां भी इंडियन आर्मी ने जो हाइट्स की जगह थी वो सब ऑक्यूपाई करी, और वो चाइनीज सिचुएशन वहां भी थोड़ी सी क्रिटिकल हो गई, एंड दे हैड टू लीव बेसिकली। दैट इज द पॉइंट। एंड आगे अब ये सिचुएशन जो मेरे को लगती है, जहां तक चाइना का सवाल है, देखिए
चाइना एक ऐसा मुल्क है जो जो पावर को सल्यूट करता है, पावर को मानता है और हिम्मत की दाद देता है। उससे पहले अगर आप का मैं ध्यान 2013 से के आसपास लेके जाऊं, तो 2013 में इंडिया ने, इनफैक्ट 2012 में इंडियन नेवल चीफ ने कहा था कि हम वियतनाम में और साउथ चाइना सी में अपने शिप्स भेजेंगे। तो चाइना ने कहा अच्छा तुम वहां शिप्स भेजोगे, अच्छा लाओ। तो जनवरी में उसने ले में एक इंट्रूजन किया, 13-14 किलोमीटर अंदर आया और 33 डेज तक वो हमारे इलाके में रहा। हमारे, जैसा मैंने कहा कि इंडियन आर्मी तो एक कदम भी नहीं ले सकती विदाउट पॉलिटिकल नॉट। तो हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो, उसने कुछ नहीं बोला, उसने बोला चुपचाप से शांति से बैठे रहो, पंगा नहीं लेना है, घबराना नहीं है, पीछे बैठो आराम से। तो हम लोग फौजी लोग हैं, हम घबराए भी नहीं, और बोला था कि पीछे बैठो तो हम पीछे बैठ गए। तो और जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे सलमान खुर्शीद साहब, उन्होंने कहा कि ये जो खूबसूरत लड़की होती है उसके गाल पे मुहासा हो जाता है, तो जैसे मुहासा थोड़े दिन के बाद अपने आप चले जाता है, ऐसे चाइनीज भी चले जाएंगे। एंड फकर भाई, वो चाइनीज बिल्कुल मुहासे की तरह चले गए, वो 33 डेज में वो वापस चले गए। तो एक मैसेज था जो चाइनीज ने इंडियंस को दिया, और वो इस तरीके के इंडिया के लिए यूज टू थे। इंडिया जो था वो 1962 की लड़ाई की जो हार थी उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स में जी रहा था। वो इसलिए जी रहा था क्योंकि जो पार्टी इख्तिदार में 1962 में थी वही पार्टी जो है 2013-14 तक रही। लेकिन मोदी जी के आने से सब चेंज हो गया। तो मोदी जी ने कहा कि ठीक है, नेशनलिज्म का जमाना आ गया। तो उन्होंने बोला कि जनरल साहब आप ने जो करना है आप करें। तो जनरल साहब ने बोला कि चलिए फिर हम टैंक टूंक खड़े कर देते उधर। तो उन्होंने बोला ठीक है कर दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। तो फौजों ने अपनी फौजें लगा दी, और उसके बाद ये हुआ कि बातचीत हो गई, और अब चाइनीज वापस जा रहे हैं। जो माइनर फ्रिक्शन एरियाज हैं वो बचे हुए हैं, वो भी जाहिर सी बात है हल हो जाएंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम गाल पे मुहासे से अब हम इस तनातनी तक आ गए और बातचीत तक आ गए, फौजें वापस हो रही हैं, अब आगे क्या? जैसा कि मैंने कहा कि जो चाइनीज हैं वो पावर को सलूट करते हैं और दिलेरी की दाद देते हैं, दिलेरी को सलाम करते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि अब जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइनीज के साथ है, उसकी परसेप्शन का झगड़ा था। वो कहते थे हमारा इलाका यहाँ तक है, हम कहते थे यहाँ तक नहीं है, आपका इलाका यहाँ पे है और हम यहाँ पे आके बैठेंगे। तो ये उनका और हमारे के बीच का जो दरमियान का इलाका था, उसके बीच में कंफ्यूजन था। तो चाइनीज कभी रिटन में नहीं देते थे, कभी, ये उनकी खासियत रही है 1948 से लेके और अभी ये जो लास्ट समझौता हुआ है फरवरी 2010 तक, उन्होंने कभी राइटिंग में नहीं दिया कि हमारी परसेप्शन क्या है। ये फरवरी 10 का जो मुआहदा हुआ है, इसमें उन्होंने राइटिंग में दिया है, और इंडिया ने भी जब राइटिंग में दिया है कि हमारा परसेप्शन ये है, तो उन्होंने उसको एक्नॉलेज किया है। ये एक वाटरशेड मोमेंट है कि दे हैव एक्नॉलेज समथिंग इन राइटिंग। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो शिनाख्त है जमीन के ऊपर, अब वो हो जाएगी, क्योंकि चाइनीज को भी ये समझ में आ गया है कि देयर इज नो पॉइंट, अब हम वो उस तरीके से लड़ नहीं पाएंगे, बिकॉज things have changed and geopolitically things have changed, because whole world is with India now, that is Iran, that is America, that is pura South Asian regional countries, Australia, Japan and French are playing a very major role, by the way. So all these countries are there with India and उनको लग रहा है कि ये फिर ठीक नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आगे आने वाले टाइम में ये सिचुएशन और इम्प्रूव होगी, क्योंकि एज आई सेड वेरी अर्ली दैट चाइनीज का जो मेन एम और मेन दुश्मन है वो इंडिया नहीं है, वो अमेरिका है। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेगा, यहाँ से दोस्ती करके इकोनॉमिक्स को बढ़ाएगा। बिल्कुल, मतलब ये बात मैंने काफी दफा आप लोगों के चैनल पे कही कि मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान और चाइना के बीच में डायरेक्टली कुछ है, लेकिन लगता ऐसे है कि जिस तरह हमारे मुल्क में
अमेरिका आया और वो रशिया को लड़ने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान का सहारा लेके और हमें भी साथ लेके डूब गया, अफगानिस्तान को भी जिसे कहते हैं कि खंडर बना दिया और आज तक खंडर बना हुआ है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका फिर कोई इस किस्म की चाल चले। लेकिन आपके यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ फौजी हुकूमत थी, तो मेरे ख्याल से इसलिए हमें ज्यादा शायद नुकसान हुआ कि एक सिंगल बंदा डिसीजन लेता था। फखर डेमोक्रेटिक भाई, गवर्नमेंट में मेरे ख्याल ये चीजें मुमकिन नहीं है। देखिए जी फखर जी भाई, प्लीज। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इंडिया के अंदर। जी। इंडिया का जो वजूद है और जो उसकी जो स्टेबिलिटी है, वो किसी के साथ अलायंस की नहीं है। हम लोगों ने किसी के साथ अलायंस नहीं किया। जब शदीद कोल्ड वॉर चल रहा था तब भी हम उनके साथ नहीं मिले, रशियंस के साथ। दोस्ती अपनी जगह पे है, बट अलायंस हमने नहीं किया। और अभी भी हमने अलायंस नहीं किया है, अभी भी हमारी दोस्ती, क्योंकि हमें लगता है कि जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो इंडिया की स्ट्रेंथ है। और जैसे ही हमने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज किया, हमारा हाल बेहाल हो जाएगा। तो हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। एंड फखर भाई, हम अमेरिका से बहुत कॉशियस रहते हैं, क्योंकि हम अमेरिका की फितरत जानते हैं। और बहुत। हाँ, अमेरिका ने बहुत कोशिश करी है हमको गले लगाने की। तो हम गले लगाते जरूर हैं, लेकिन थोड़ा सा हम बीच में फासला डिस्टेंस ये बहुत जबरदस्त, क्योंकि मैं यही कहता हूं ना कि मेरे ख्याल में हम हमारे साथ जो हुआ उसमें हमारा भी कसूर है। वो कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी सिर्फ अमेरिका का कसूर है। हमारे बहुत सारे लीडर्स और बहुत सारे जो जिहादी माइंड सेट के हुआ करते थे, बड़े बड़े फौजी अफसर, जिसमें जनरल हमीद गुल साहब भी है। अब वो तो खैर उनकी डेथ हो गई 2 साल 3 साल पहले। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, जनरल जिया साहब और पता नहीं और कौन कौन से थे, जिन्होंने हमें इस हालत पे पहुंचाया था। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मतलब ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं इस हवाले से। अच्छा सर, एक तो मतलब इस हवाले से बात तो हमारी हो गई है काफी, पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान हिंदुस्तान और चाइना हिंदुस्तान। लेकिन अगर एज ए सोसाइटी हम बात करते हैं, आप थोड़ी देर पहले आपसे मेरी बात हो रही थी कि जिस लड़की की वीडियो, क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा मतलब वायरल हुई है, अहमदाबाद की रहने वाली लड़की आयशा। इस हवाले से क्या मतलब क्यों हम इस सोसाइटी में इस तरह की चीजें हमें नजर आ रही है, ये वाली चीज शायद हम दूसरी सोसाइटियों में नहीं देखते। तो या पाकिस्तान में नजर आती है, शायद बांग्लादेश में भी होती होगी, लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान में मेरे ख्याल बहुत ज्यादा ये चीजें नजर आती है। जहेज की ये लानत, हालांकि बहुत सारी कंपेन्स चल रही होती है, लेकिन ये चीज खत्म नहीं होती। ना हमारी सोसाइटी से सर खत्म होती है, और मुझे लगता है कि ना आपके सोसाइटी से ये खत्म होती है। फकर भाई, जो अच्छी आते हैं और जो बुरी आते हैं, ये हम सबकी सेम है। थोड़ा 19-20 का फर्क है। और दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो जो भी इस तरीके की जो रिवायत हैं, जो कि गंदी रिवायत हैं, ये दोनों जगह पे या सारी जगह पर, पूरे साउथ एशिया के अंदर ये मौजूद है, स्पेशली इन द नदर्न इंडिया एंड नाउ द वेस्ट इंडिया, और नाउ व्हाट इज पाकिस्तान, एंड ईस्ट इंडिया विच इज नाउ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में भी पूरा नहीं है, बांग्लादेश में भी, और मैं कहूंगा टुवर्ड्स साउथ एंड वेस्ट बांग्लादेश के अंदर ये चीजें प्रेवलेंट हैं। फिर आप पूरा बंगाल, बिहार, यूपी, नॉर्थ मध्य प्रदेश, एंड फिर आपका राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, फिर आपका पंजाब, और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा। आई डोंट नो अबाउट बलूचिस्तान की, वहां पे ऐसा है कि नहीं। तो ये पूरा जो बेल्ट है, फ्रॉम चिटगोंग टिल अटक, ये जो पूरा जो बेल्ट है, इसका जो इसमें जो ये वाला जो कल्चर है, ये बहुत ही सैड कल्चर है। और उसका रीजन शायद ये है कि यहाँ पर जो लेडीज हैं या लड़कियां हैं, उनको अपनी लाइफ की डिसीजन लेने की खुद मुख्तारी नहीं, और वो फैमिलीज जो है उस लड़की की तरफ से डिसीजन लेती हैं। और जब फैमिलीज डिसीजन लेती हैं, तो वो प्यार और मोहब्बत वाली चीजें नहीं देखती हैं। नेचुरली वो ये देखती हैं कि खानदान क्या है, और लड़का या लड़की क्या करते हैं, क्या खासियत है, क्या खूबी है। और देखने में हाँ ठीक है, वो सारे लड़के लड़कियां एक से होते हैं वो, और बहुत ही ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप
की बात होती है उसमें कोई इमोशनल या कोई अफेक्शन वाली कोई चीज नहीं होती है। और जब ये ट्रांजैक्शनल बात होती है तो उसके अंदर पैसे का बड़ा रोल होता है, क्योंकि पैसे का मतलब है रसूख, और रसूख का मतलब है कि आपकी सोसाइटी के अंदर स्टेटस। और क्योंकि हम लोगों के अंदर एक फॉल्स शो ऑफ का एक बड़ा ट्रेंड है, हम लोगों को शो ऑफ का बहुत शौक है, और हमें ये बहुत है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का बहुत फिक्र रहता है। और हमारे बच्चे और वो खुश रहेंगे नहीं रहेंगे और वो क्या है वो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें पूरे दुनिया जहान का फिक्र रहता है कि लोग क्या कहेंगे, और मेरे बाप दादा और पता नहीं मतलब कि बड़ी बड़ी बातें। तो ऐसे माहौल में हम शादी तय करते हैं, और जब अगली पार्टी को लगता है कि यार ये रसूख के हिसाब से इन्होंने नहीं किया, या इन्होंने कम दिया, या कई बार लालचपना होता है बहुत, और कई बार क्या अक्सर होता है, तो फिर ये इस तरीके की कार्रवाई होती है कि आप लड़की को परेशान करने लगते हैं कि और पैसा मिले और पैसा मिले, एंड देन गर्ल इज ब्लैकमेल्ड एंड यूज्ड। आयशा का भी कुछ ऐसा ही केस है। और लेकिन आयशा के केस में बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, जो जफर वाला साहब ने ये ट्वीट किया है, और उनके ट्वीट पे मैं उनके रिप्लाईज देख रहा था लोगों के। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि इंटरेस्टिंगली यहाँ पे थोड़ा सा कम्युनिटी डिवाइड है। मुस्लिम्स ज्यादातर उसमें कमेंट कर रहे हैं कि इस्लाम के अंदर सुसाइड करना वो हराम है जी। तो कोई कह रहा है कि वहां तक क्यों गाड़ी पहुंची, ये वो इस तरीके का एक ये फिरका ये भी बात कर रहा है। तो वो बेसिकली लड़की को ही दोषी दे रहे हैं कि इसने ये हराम की बात करी, हलाल का काम किया। तह में नहीं जाना चाहते, क्योंकि तह में जाएंगे तो बहुत कीचड़ है और वो फिर एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं। लाइकवाइज हिंदू साइड के अंदर भी इसी टाइप के लोग भी हैं जो कि वो ये लड़की को ही दोषी दे रहे हैं कि ये कमजोर थी, जहनी तौर पर ये थी वो थी, और ऐसे नहीं करना चाहिए वैसे नहीं करना चाहिए। और मैंने भी उसको ट्वीट किया, रीट्वीट किया विद माय कमेंट, और मैंने उसके अंदर ये बोला कि मेरे हिसाब से इतना हंसता खेलता चेहरा, इतना बच्चा 23 साल की लड़की जो है हंसते हंसते उसने खुदकुशी करी, कोई तो मजबूरी रही होगी। और जो इसके जो असल कातिल हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। और कातिल उसके इन लॉज अकेले नहीं है, लड़की ने अपने माँ बाप को भी बताया होगा कि मेरे साथ में ये प्रॉब्लम है। माँ बाप ने क्या बोला होगा, बेटा लड़कियों को एडजस्ट करना पड़ता है और थोड़ा सा मिलजुल के रहो, कोई बात नहीं, थोड़ा सह लो, शुरू शुरू में सबके साथ ऐसा होता है, और कोई नहीं थोड़ा मतलब मजबूती रखो, ऐसे करके। तो वो बच्ची को लगा कि मेरे माँ बाप की तरफ से भी दरवाजा बंद है, यहाँ भी तंग कर रहे हैं, तब जाके उसने ये तीसरा रास्ता इख्तियार किया। तो मेरे ख्याल से लड़की के माँ बाप भी उतने दोषी हैं जितने उस लड़की के इन लॉज। और ये बड़े दुख की बात है, हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये बकवास जो है 21st सेंचुरी के अंदर भी ये चल रही है, इतने मॉडर्न जमाने में भी चल रही है। अच्छा कन्न साहब, एक चीज इसी के हवाले से, क्योंकि अभी भी मेरे सामने इसी की स्टोरी खुली हुई है कि ये एक दफा इनकी मतलब आपस में कोई नाराजगी हो गई, तो नाराजगी इसी चीज के ऊपर हुई थी कि इनके जो हस्बैंड है गालिबन आरिफ खान नाम है उनका, तो वो कह रहे थे कि आप जो जहेज की चीजें हैं वो आप पूरी नहीं लाई या कम लाई या जो भी उनकी वो थी, तो कहते कि इनके पेरेंट्स ने गालिबन 1.5 या 2 लाख रुपए दे के और दोबारा इस लड़की को उनके पास भेजा। मतलब एक बंदा, मतलब उसकी नेचर, मेरा नहीं ख्याल कि वो 2 लाख रुपए से बदल जाएगी, उसके मतलब उसकी जो नेचर है उसमें कोई चेंज आ जाएगा, वो ऐसे ही रहेगा। कि क्यों, मतलब आप लोगों ने 2 लाख रुपए देके उसके लिए एक दरवाजा नहीं खोल दिया इस तरीके से कि भाई हाँ ठीक है, अगर आप हमारी बेटी को रखोगे तो हम आपको पैसे देते रहेंगे। अगर उसने नहीं रखना था तो आप 2 करोड़ भी देंगे तो उसकी मतलब उसका मतलब है ग्रीड, उसका इससे कोई गरज नहीं है कि उसकी बीवी कौन है, उसको इससे गरज है कि मुझे पैसे कितने मिल रहे हैं, मुझे पैसे। उसने पैसे की वजह से उस लड़की से शादी करी, और वो उसके लिए वो एक ब्लैंक चेक था। जब भी उसको सप्रेस करता था वो घर वाले वो दे देते। इनफैक्ट उसको उनके घर वालों को शुरू में स्टैंड लेना चाहिए था। अब यहाँ पे एक और चीज आ जाती है फकर भाई, लड़की को पढ़ाइए, लड़की को इतना काबिल बनाइए कि वो अपना खर्चा खुद उठा सके, केपेबल बनाइए। और अगर आपकी लड़की केपेबल नहीं है तो आपके भी पैर जो हैं वो नरम पड़ जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अब क्या होगा, ये कैसे गुजर बसर होगा।
तो वेल ये सोच तो बिल्कुल बेकार है। अपना बच्चा है, क्या है, ज्यादा से ज्यादा नहीं है तो घर में रहेगा, घर में तो रहेगा कम से कम। अगर वो अपने माँ बाप के पास रहती तो आज जिंदा तो रहती। और मेरे ख्याल से वो लड़की काफी पढ़ी लिखी भी थी, इतना भी बुरा हाल नहीं था। तो घर में रह के बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, इट इज प्योर प्योर ग्रीड। और ऐसे लोगों को बहुत ही नमूना बनाना चाहिए सोसाइटी के सामने। और ये चीज जो है ये बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है। और ये भी है, जैसे अभी आपने ये आयशा की स्टोरी सुनी, ये तो आपने एक स्टोरी सुनी, अदरवाइज अक्सर ये स्टोरीज आती रहती है कि डाउरी के चक्कर में लड़की को जला के मार दिया, किचन के सर अंदर हमारे गैस। यहाँ भी ये जलाने वाला जो मतलब आपने बिल्कुल बात की, हमारे पाकिस्तान में ये खैबर से लेके कराची तक यकीन करें मतलब पश्तूनों में भी बहुत सारे मतलब इस तरह की चीजें शायद इतनी नहीं है पश्तून उसमें बेल्ट में, लेकिन वहां पे भी मैं इस तरह के केसेस देखता हूँ। और पंजाब और कराची में स्पेशली मैं अक्सर सुनता हूँ, क्योंकि मेरे कुछ रिलेटिव्स वहां रहते हैं, तो मेरी जब उनसे बात होती है तो इस तरह की कहानियां वो अक्सर मतलब मुझे बता रहे होते कि वहां पे मैं पता नहीं क्यों बड़े शहर में ये ज्यादा मसाइल हैं इस मैं तरह के। आपको वही बता रहा हूँ कि अटक से लेके और चिटागोंग तक बिल्कुल। सेम कल्चर है। ये जो ये कहानी है ये सेम है। कहीं क्योंकि ये इतनी कॉमन कहानियां हो जाती हैं कि ये सप्रेस्ड हो जाती है, ये न्यूज ही नहीं बनती है, इतनी नॉर्मल हो जाती है कि छोड़ो यार इसको, कोई वो दरकिनार हो जाती है, साइड लाइन हो जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली इट्स अ रियलिटी, इट्स अ वेरी वेरी हार्श रियलिटी, वेरी सैड रियलिटी। और ये पूरा जो हमारे जो सोसाइटी है, सोसाइटीज हैं, ये बेसिकली सिक है। दिस इज अ सिम्टम ऑफ सिक सोसाइटीज। सोच जो है ये बहुत ही घटिया है। और इसमें ह्यूमन लाइफ की वैल्यू की कद्र ना करना, इमोशंस के कद्र ना करना, प्यार मोहब्बत की कोई वैल्यू नहीं है, और पैसे की इतनी ज्यादा अहमियत है, इसको इतनी ज्यादा तरजीह दी जाती है। इट इज एब्सोल्युटली रिफ्लेक्टिव ऑफ अ वेरी वेरी सिक सोसाइटल सेटअप। बिल्कुल। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन फिर वाइंड अप करेंगे। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे आज जो है सेलिब्रेट किया गया 1 मार्च को। दुनिया में तकरीबन, जो मैं यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट पढ़ रहा था तो कह रहे थे कि 70% पॉपुलेशन दुनिया की, मैं समझ रहा था कि शायद सिर्फ हमारे पाकिस्तान, इंडिया या साउथ एशिया में ऐसा हो रहा होगा, लेकिन उन्होंने 70% पॉपुलेशन को टारगेट किया कि ये डिस्क्रिमिनेशन का, मुख्तलिफ किस्म की डिस्क्रिमिनेशन का जो है ये शिकार रहती है। इसके हवाले से हमारे सोसाइटी और आपकी सोसाइटी बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, तो तकरीबन चीजें भी फिर उसी तरीके से चल रही है। डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से क्या कहेंगे? मेल फीमेल डिस्क्रिमिनेशन, बच्चों में लड़का लड़की में डिस्क्रिमिनेशन, फिर जेंडर्स का, और मतलब बहुत सारी जॉब्स के ऊपर जब हम लोगों को देखते हैं वहां पर, फिर एजुकेशन का, इवन उन्होंने लिखा हुआ था कि जो ड्रग यूजेज है उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेट करना लोगों को। आप क्या देख रहे हैं इस वाले चीज को, जो डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं? शायद डिस्क्रिमिनेशन जो हमारे पूरे, अगेन अटक से चिटगांव तक, यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन है ये किन चीजों पे होता है? रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, यस। लैंग्वेज, योर कल्चर, खाने खान पान, आपके पहनाव लिबास, आपके और बिलीफ सिस्टम्स और कस्टम्स, आपकी एजुकेशन, आपकी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, आपकी आपकी जॉब्स, आपका फ्यूडल हायरार्की, आपका कलर, सेक्स दैट इज मेल फीमेल, जैसा आपने बोला, लड़का लड़की वगैरह वगैरह। तो आप गिनते चले जाएंगे, इतनी ज्यादा परतें खुलेंगी, डिस्क्रिमिनेशन की कोई कमी नहीं होगी। अगर पूरे दुनिया का आंकड़ा अगर 70% है, तो अटक से चिटगांव तक का जो आंकड़ा होगा वो मेरे ख्याल से 99% होगा, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ये जो हम लोगों की जो सोसाइटीज है, इसके अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हमको ये बताने का बहुत वो रहता है कि मैं तेरे से ज्यादा बड़ा हूं। हाँ बिल्कुल। इस चीज को बताने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, मैं अगले के उसके बातचीत करने के तरीके ऊपर हमला कर दूंगा, उसके कपड़े पहनने, कुछ भी करूंगा जिससे कि मैं उसको थोड़ा छोटा दिखा सकूं। ये है हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम। और ये बदली कैसे होगी?
हो रही है कि नहीं हो रही है, कि सोशल मीडिया से ये और ज्यादा बढ़ गई है, आई विल नॉट बी इन ए पोजीशन टू से, बट मेरे को लग रहा है कि अब इंटॉलरेंस और भी ज्यादा हो गई है। आप सोशल मीडिया में देखिए कैसी गाली गलौज चल रही है, अदब वगैरह सब फारिग हो गए हैं, छुट्टी चले गए हैं, और बदतमीजी का आलम है चारों तरफ। तो बहरहाल सर ऐसे ही है। एक मतलब ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ इसके हवाले से कि मतलब पहले हम कहते थे कि शायद एजुकेशन की कमी है, लेकिन जब मैं वेस्ट की सोसाइटीज़ को देखता हूँ, मैं फ्रांस को देखता हूँ, मैं यूके अमेरिका में देखता हूँ, वहाँ पे मतलब इससे भी ज़्यादा है। चलो हम तो कहते हैं कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, चलो हो सकता है हमारे पास उस तरह की फैसिलिटीज़ और उस तरह की चीज़ें शायद नहीं है, और उस लेवल पे हम अभी पहुंचे भी नहीं है जो उनके पास है। लेकिन उसके बावजूद भी उन सोसाइटीज में भी मतलब लास्ट में एक पढ़ रहा था फ्रांस के हवाले से, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था एक हफ्ता पहले कि उन्होंने, एक लड़की ने बात की अरेबिक में, तो उसको कहा गया कि यार इसने अरेबिक में बात की तो ये कोई मतलब ऐसा है कि ये कोई टेरर या इस तरह की, हालांकि लैंग्वेज क्या है, हम पश्तूनों का लहजा आप कहीं पे भी चले जाएं, हमारी उर्दू जो है वो पहचानी जाती है कि हम पश्तून किस किस्म की, मतलब थोड़ा सा, हालांकि मेरी लाइफ ज्यादातर मतलब उर्दू बोलने वाले लोगों के साथ टाइम गुजरा है, मेरी स्कूलिंग इस्लामाबाद, सारा कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटी, इसके बावजूद भी तो ये चीजें मतलब हम इन सोसाइटी से मतलब इसके ऊपर बात करें, लेकिन वेस्ट की जो इतनी मोस्ट सिविलाइज्ड सोसाइटीज हैं सर, वहां पे भी तो ये चीज बढ़ रही है ना। मतलब हम तो चलो अपना रोना तो रो रहे हैं, आप अपने हिंदुस्तान का, मैं पाकिस्तान का, लेकिन उनके साथ क्या होगा? देखिए, मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो मकूले की जो एजुकेशन सिस्टम जो पूरे इंडिया के अंदर जो नाफिज हुआ था 1860s और 70s के बीच में, जी। उसने जो असल एजुकेशन थी उससे महरूम कर दिया पॉपुलेशन को। क्योंकि आप बीए, बीएससी, एमएससी, पीएचडी कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक आप आपकी जो मॉरल साइंसेज हैं, सोशल साइंसेज हैं, और जो जो बिहेवियरल साइंस है, उसके अंदर अगर आप मतलब इजाफा नहीं हुआ और उसके अंदर पॉलिश नहीं आई, तो बाकी सारी पढ़ाई बेमानी है। बगैर एक क्लास भी जिसने नहीं पढ़ी हो, लेकिन वो ह्यूमैनिटी को रिस्पेक्ट करता हो, नेचर को रिस्पेक्ट करता हो, वो है असल में एजुकेटेड आदमी। और वो आदमी जिसने तालीम हासिल करी है, जो इन डिस्क्रिमिनेशंस की लाइन पर है, जो डिग्निटी अगले की नहीं वैल्यू करता, वो अनएजुकेटेड है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एजुकेटेड एंड द अनएजुकेटेड, दैट इज व्हाट आई फील। एंड इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस कि आपने कितनी तालीम, फॉर्मल तालीम आपने क्या हासिल करी है। आपने असल तालीम आपकी मैं तब मानूंगा जब आप में इस प्रकार की वैल्यूज होगी, सिस्टम होगा। बहुत ज़बरदस्त बात। हमारे वो पश्तो में सर कहते हैं कि हुजरा जुमात, मेरे फादर अक्सर कहते हैं कि अगर हुजरा जुमात पास है तो वो बंदा पास है, अगर उसने बेशक कैम्ब्रिज से या ऑक्सफोर्ड से या उस यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा और एक दूसरे बंदे ने वहां से पढ़ा है लेकिन इसके अंदर पास नहीं, क्योंकि हुजरा जुमात, हमारे जुमात कहते हैं मस्जिद को, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो नमाज के हवाले से, वो तरबियत के हवाले से बात करते हैं। और हुजरा हमारे तरबियत की एक जगह होती है कि जहां पे छोटे बड़े को बताया जाता है कि यार आपने बैठना किस तरह है, आपने वहां बात कब करनी है, किस तरह करनी है, और दूसरे को सुनना है। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल में सोसाइटी दोनों में, आपकी सोसाइटी में भी हमारे भी, लेकिन अब कमी आ गई है इसको तरबियत के हवाले से, शायद हम उस तरफ नहीं जा रहे होते हैं। और आज सर मैंने अपने टीवी शो इसी के ऊपर किया था, माइनॉरिटीज के हवाले से हमने बात की। पाकिस्तान में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन का बहुत बड़ा इशू है। जब भी मैं देखता हूँ मुसलसल, जहाँ पे मैं टीवी पे यहाँ शो करता हूँ या कोई और जगह होती है तो मैं उसके हवाले से बात करता हूँ। जी जी। इनफैक्ट एक मैंने कहीं वो जियो का ट्वीट भी देखा था, कोई आपके हजरात हैं जिन्होंने बोला कि मुसलमानों के टैक्सों का पैसा मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारों में नहीं लगना चाहिए। तो मैंने कहा यार अब इसका कोई इलाज नहीं है। सर उसके ऊपर मैंने सवाल किया था इस्लामिक आइडियोलॉजी सेंटर के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर साहब, उनसे मैंने पूछा था, मैंने कहा सर ये टैक्स सिर्फ मुसलमान देता है पाकिस्तान में? मैंने कहा बड़े बड़े बिजनेस तो हमारे हिंदू कम्युनिटी के हैं, लोगों के, सिखों के हैं, मतलब वो हमसे ज्यादा टैक्स वो देते हैं, अगर वो कारोबार करते हैं तो एक बाकी लोगों से वो ज्यादा टैक्स पे करते हैं। वो तो मैंने है, कहा उनके देखिए, पैसों का आपका क्या करते हैं? वो हर मस्जिदों में चीज आप क्यों को लगाते हैं उनका पैसा? हर चीज को मजहब में बांटना नहीं चाहिए। पैसा भी मजहब में बांट एग्जैक्टली। दीजिए, हवा भी बांट दीजिए। वो आपकी बड़ी फेमस वो है कि मैं भी काफिर तू भी काफिर, ये हवा भी हाँ हाँ। काफिर,
वो बड़ी खूबसूरत, तो आप किसी को भी काफिर बना दीजिए। तो लेकिन उनसे ये भी पूछना चाहिए कि जब हम काफिरों का पैसा लोन पे लेते हैं तो वो क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो लेकिन इन चीजों का कोई जवाब नहीं है। इनका काम होता है ऐसे लोगों का कि हल्की सी माचिस की तीली लगा देनी और उसके बाद में तमाशा देखना। और अनफॉर्चुनेटली जो अनपढ़ लोग हैं, जो वैसे गलेबल लोग हैं, वो थोड़े से कैरिड अवे हो जाते हैं और उससे समाज के अंदर और सोसाइटी में नफरत पैदा होती है अनफॉर्चुनेटली। बट ये रियलिटी है और ये सारे सब जगह हमारे यहाँ भी है। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच करण साहब, बहुत ज़बरदस्त ये दूसरा वाला सेशन। हालांकि आप तो एक सोल्जर हैं, उस हवाले से भी आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन जो दूसरी अभी लास्ट वाला हमारा पोर्शन था, मतलब आई रियली एंजॉय दैट, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आई होप सो कि फिर किसी और डिबेट में आपसे एंड व्यूअर्स आपसे भी मुलाकात होगी। देखते रहिए डिबेट विद फखर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।